हाय एवरीवन, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के पार्ट 1 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पहले ही देख लिया है। जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो डाला है बट स्टिल आई विल कंटिन्यू एडिंग। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑनलाइन बैच टीचिंग का क्लासेस का स्टार्ट हो चुका है फॉर बीएससी एमएससी एज वेल एज फॉर नेट पीपल, फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे ईमेल करके क्वेरी कर सकते हैं एंड बाकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लूंगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ इनके मैं फ्यूचर में नोट्स भी अवेल करवाऊंगी आपको पीडीएफ फॉर्म में। मैं यहीं ड्राइव को यहीं पे उसके लिंक को डाल दूंगी यूट्यूब में। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन स्टिल आई विल डू इट फॉर यू पीपल। ओके, चलिए देखते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अगर हम किसी को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं, इफ वी से सम पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल दैट मींस यू कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। आप उनमें अंतर नहीं बता सकते, आप उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल एक हाइड्रोजन है और दूसरी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम H है और दूसरा हाइड्रोजन एटम H है। मैंने पहले भी बताया है, इसको अगर मैं HA मानूं या इसको H भी मानूं, पर रहेगा तो दोनों हाइड्रोजन ही ना। तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम अंतर नहीं बता सकते। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर बताना या डिफरेंस बताना। तो हम इनको क्या कहेंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? इनडिस्टिंग्विशेबल। तो मान लीजिए मैंने उन एटम्स को राउंड बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो ऐसे पार्टिकल्स चाहे वो कोई भी पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स जो भी हो, अगर हम उनको माइक्रो स्टेट्स में, माइक्रो लेवल्स पे रखते हैं, तो उन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, जो डब्ल्यू के आधार पे वैल्यू फॉर्मूला निकालते हैं हम और उसके बेस पे हम निकालते हैं, वो देखेंगे। तो डब्ल्यू इज बेसिकली कॉल्ड एज वेज ऑफ अरेंजमेंट। वेज ऑफ अरेंजमेंट, how we are arranging them, what is the orientation, what is the arrangement of those indistinguishable particle। तो जैसे कि हमने डिस्टिंग्विशेबल में देखा था उसी तरीके से इसमें भी कुछ कंडीशंस लगती हैं, तो उन कंडीशंस पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन है, अगर मान लीजिए इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और मैंने राउंड राउंड लिए हुए हैं, ठीक है, तो सर्किल के फॉर्म में। तो अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं और हमारे पास कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं? 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइक्रो स्टेट्स हमारे पास हैं। ये आप देख सकते हो 3 माइक्रो स्टेट्स हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने लिए हैं? 2। और ये 2 पार्टिकल कैसे हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल है। और हमने पहली कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई? नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, फ्री विल के हैं, ये फ्री है। मतलब ये 3 एनर्जी लेवल है। अगर माइक्रोस्टेट्स मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो इन 3 एनर्जी लेवल्स में ये 2 पार्टिकल कैसे भी रह सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे भी रह सकते हैं इसलिए नो रिस्ट्रिक्शन। तो पहला केस देखो आप। पहले केस में हमने क्या किया हुआ है? एक 3 लेवल बना दिए हैं, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो हमने बना दिया ये आपका m 1 2 3। अब हमने पार्टिकल्स क्या किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 हैं। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। तो हमने क्या करा? एक पार्टिकल एक लेवल पे रखा, दूसरा पार्टिकल दूसरे पे रखा। एक में हमने क्या रखा? एक पार्टिकल को हमने लोअर लेवल पे रखा और एक को सबसे ऊपर रख लिया। फिर देखो हमने क्या करा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसलिए हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक सेकंड लेवल पे रखा, एक थर्ड लेवल पे रख दिया। अब जरूरी नहीं हम एक एक रखें, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो हमने दोनों रख दिया। तो हमने दोनों यहाँ रख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 ही पार्टिकल हैं इसलिए। फिर 2 ऊपर रख दिया, 2 बीच में रख दिया। तो इससे ज्यादा चांसेस है क्या? इससे ज्यादा चांसेस हैं क्या इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के लिए? नहीं है। तो टोटल अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स हो रही है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6 आ गई। तो ये तो बहुत आसान केस हो गया, क्योंकि इसमें माइक्रोस्टेट 3 है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, तो हम इजीली बना करके समझ सकते हैं।
लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो गए और माइक्रो स्टेट्स भी ज्यादा हो गई तो फॉर्मूला हमें, और नो रिस्ट्रिक्शन पे लगाना है, हमें नो कंडीशन पे फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसी कंडीशन पे W की वैल्यू निकालना डायग्राम बना बना के थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है जो नो रिस्ट्रिक्शन के लिए, एंड स्पेशली याद रखना कैसे पार्टिकल्स के लिए है, दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, मतलब जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, देखो आप, ये फॉर्मूला लगेगा सीधा सट, आप देख सकते हो फॉर्मूला यूज्ड फॉर नो रिस्ट्रिक्शन, W इज इक्वल टू N प्लस M माइनस 1 ब्रैकेट में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल ब्रैकेट में M माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज है, मैंने अभी बताया था N क्या था आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और M मैंने क्या बताई थी, M कैपिटल M नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैंने आंसर लिख दिया है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। N की वैल्यू कितनी थी भाई, माइक्रो स्टेट्स, हमने एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल लिया ना, एक एग्जांपल लिया इसको समझने के लिए नो रिस्ट्रिक्शन को। तो इसमें N की वैल्यू क्या लिखी अपन ने, 2 लिखी, हमारी 2 है, और M की वैल्यू क्या, 3 माइक्रो स्टेट्स थी तो थी। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आप ये वैल्यूज को पुट करिए, आप देखिए यहाँ पे मैंने N की जगह पे 2 लिख दिया है, M की जगह पे 3 लिख दिया, -1 कर दिया है, और आप देख सकते हो फैक्टोरियल लगा दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा है यहाँ पे, 3 माइनस 1 मतलब 2 ही हो गया, तो 2 इंटू 1। तो जब इसको आप देखोगे ये कैंसिल होगा, तो एट द एंड आपके पास क्या बनेगा, 6। तो देखो W इज इक्वल टू 6 आया, तो 6 इज योर आंसर। और आप देख सकते हो कि जब हमने डायग्राम से बनाया था सिंपल एग्जाम्पल के लिए, तो वहां पे भी W की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। दैट मीन्स आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर नो रिस्ट्रिक्शन। तो एक पहली कंडीशन हमने देख ली कि अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल्स जिसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, और अगर हम पहली कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम पार्टिकल्स को माइक्रोस्टेट्स में कहीं पे भी रख सकते हैं, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वेज पता लगाने के लिए या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पता लगाने के लिए, W जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और उसके लिए W की वैल्यू 6 आएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट आप देखिए, अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, बट अब मैंने एक पहली रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब पहली रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, वन स्टेट हैज वन पार्टिकल, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा, ठीक है। तो मैंने एक बार नीचे रखा, कहाँ रखा है ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक स्टेट में, एक माइक्रो स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा। तो M की वैल्यू हमने 3 ही ली है एग्जाम्पल में, और N की वैल्यू हमने 2 ही ली है समझने के लिए। तो देखो हमने क्या करा, वन स्टेट हैज वन पार्टिकल, तो इस एक स्टेट में एक ही पार्टिकल, इस एक स्टेट में एक ही पार्टिकल, मतलब फर्स्ट माइक्रो स्टेट में भी एक पार्टिकल, सेकेंड माइक्रो स्टेट में भी एक पार्टिकल, ठीक है। और ऊपर वाला ऑब्वियसली 2 ही पार्टिकल है, तो ऊपर वाला खाली रहेगा। अब मैंने नीचे वाला खाली कर दिया, ऊपर के 2 भर दिए बीच में, फिर मैंने ऊपर नीचे रख दिया, बीच में खाली छोड़ दिया। अब इससे ज्यादा क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि पार्टिकल 2 ही है। तो W की वैल्यू यहाँ पे हमारी डायग्राम से 3 आ रही है। तो फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा रिस्ट्रिक्शन के लिए, स्पेशली कंडीशन क्या है, वन स्टेट हैज वन पार्टिकल के लिए, W इज इक्वल टू M फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल ब्रैकेट में M माइनस N फैक्टोरियल करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो देखो आपका W का आंसर 3 आ रहा है। आपको कुछ समझ में आया यहाँ पे आप देखो सिंपल सिस्टम था, फॉर्मूले याद रखने, देखो आपको एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है CSIR नेट में भी कभी कभार, तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, ठीक है। कंडीशंस आपको दे देंगे, आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। एंड एक चीज हमेशा याद रखो, ये तो पार्टिकल कम थे इसलिए आपने डायग्राम बना लिया, क्योंकि पार्टिकल 2 ही थे और माइक्रोस्टेट 3 थी, तो W की वैल्यू जो है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आसानी से निकल गए डायग्राम से। लेकिन हर बार आप डायग्राम इतने सारे नहीं बना सकते, तो ऐसे के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल 5 कर दिया और M की वैल्यू मैंने 2 कर दी या 4 कर दी, तो ऐसी कंडीशन में वन स्टेट हैज वन पार्टिकल
इट विल बी डिफिकल्ट, ओके, रिस्ट्रिक्शन पे। तो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम W की वैल्यू निकालते हैं। नाउ लेट अस सी, एक और कंडीशन आती है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, तो पहला तो हमने रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने पहली कंडीशन देख ली कि वन स्टेट हैज वन पार्टिकल। दूसरी हम देखेंगे डीजेनरेसी पे, क्योंकि भाई डीजेनरेसी पे भी तो देखना जरूरी है। डीजेनरेसी मतलब माइक्रोस्टेट्स जिनकी एनर्जी समान हो। ऐसे पार्टिकल्स, मान लो ये एक एक लेवल है, एनर्जी लेवल, इसमें दो पार्टिकल हैं, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि इन लोग एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, एक ही माइक्रोस्टेट लेवल पे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये डीजेनरेटेड है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होगा फॉर्मूला? ऐसी कंडीशन के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? तो लेट अस सी, ठीक है, ओके। अब देखिए, डीजेनरेसी के लिए सीधा सट फॉर्मूला यूज कर दिया है। कंडीशन हमने देखो यहाँ पे भी वही ली है, सिंप्लिसिटी के लिए ली है। हाँ, आप एग्जाम्पल्स कई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर्मूला को समझने के लिए, कैलकुलेशंस को समझने के लिए हम सिंपल एग्जाम्पल से चलते हैं कि माइक्रोस्टेट हम 3 ही मान रहे हैं और n की वैल्यू 2 मान रहे हैं। अब डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या है? ये तुम लोगों ने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पढ़ा होगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला आया होगा इस तरीके का, मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं, इस तरीके का। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये पाई फैक्ट ith लेवल पे इंटू डीजेनरेसी इन ith लेवल raised to the power number of particles in the ith level divided by number of particles in the ith level and then factorial। समझ गए? वेरी इजी। अब हमें ये देखना है कि पाई आई का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, डीजेनरेसी का क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको सीधा वैल्यू डालनी है इस फॉर्मूले में, सीधा वैल्यू डालनी है। आप वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे W की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। नाउ सी दिस डीजेनरेसी इन दी nth लेवल, ओके। तो आप nth लेवल पे डीजेनरेसी देख लो। तो ऑब्वियसली मैंने वैल्यूज ले ली हैं, तीनों लेवल हैं, तीनों माइक्रोस्टेट्स हैं, और nth लेवल को मैंने 1 माना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, दिस पाई सिंबल, ओके। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय nth स्टेट। ऑब्वियसली अगर nth स्टेट में है तो 2 इंटू, और हाँ, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 है। और ये वाला तो आपने लिखा ही नहीं, सॉरी, फॉर्मूला में m माइनस n फैक्टोरियल, ओके। नाउ यू कैन सी, यू कैन सॉल्व इट आउट, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व। तो ये सीधा इसकी तो वैल्यू, ये जो पूरा होता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, डीजेनरेशन माइक्रो स्टेट्स है ना nth लेवल में, तो ये nth लेवल इज ऑलवेज टेकन एज, इस पूरे को हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने तुमको बताया था, अगर कुछ याद आ रहा हो तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देना है, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल विल गिव यू, you can solve it and you are going to get W is equal to 3, that's your answer, okay। now नेक्स्ट टॉपिक जो है अंडरस्टैंड करने का, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है अंडरस्टैंड करने का, कि अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इफ अ क्वेश्चन इज कमिंग एंड दे आर टेलिंग यू कि आपको दो टर्म्स दे दिए, ओके। अब ये कह दिया है कि ये पार्टिकल, दो टर्म्स आपके सामने आ रही है, एक आइडेंटिकल आ रही है पार्टिकल्स को लेके, और एक इनडिस्टिंग्विशेबल आ रही है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कहने का कि इनको देख करके मैं बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही हूँ, दोनों ही सर्कल हैं, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये सर्किल 5 mm का है और ये सर्किल 4 mm का है, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हुए? नहीं हुए, क्योंकि भाई ये 4 mm का हो गया, ये 5 mm का हो गया, साइज में डिफरेंस आ गया। तो हमेशा याद रखो, आइडेंटिकल पार्टिकल्स वो होंगे, और मतलब एक जैसे दिखेंगे तो सही, लेकिन थोड़े भिन्न होंगे, वो इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं हो सकते, ठीक है। सर्किल से हम उनको देख के बता देंगे कि ये आइडेंटिकल हैं, दोनों सर्किल हैं,
लेकिन ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे, ठीक है। 5 mm वाला 4 mm से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, भाई भिन्न नहीं हो, मतलब आप उसको देख के बता नहीं सकते कि एक जैसे हैं, क्योंकि इनका साइज डिफरेंस आ गया। आइडेंटिकल है क्योंकि इनका ग्राउंड है शेप, इसलिए। तो ये दो टर्म्स भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जब आप कैलकुलेशंस करते हो। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिकल, पूछा गया है कि इनडिस्टिंग्विशेबल पूछा गया है, तो उसके लिए फॉर्मूले पे फोकस रहना आपका जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आइडेंटिकल पे क्वेश्चन आ गया, अभी तक हमने इनडिस्टिंग्विशेबल देखा है, अब हमारे पास आइडेंटिकल पे क्वेश्चन आ गया कि 6 पार्टिकल क्या हैं, मान लो एग्जांपल 6 पार्टिकल हो गए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब उन 4 mm ये है तो 4 mm ये भी है और ये भी है, ये भी है, और ये छयों के छयों हैं 4 mm साइज, पर ये इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है ना। दे आर नॉट इंडिस्टिंग्विशेबल, दे आर आइडेंटिकल, मतलब ये 4 mm है, ये 5 mm, 6 mm, 3 mm, 2.5 mm, 4.5 mm, पर ये इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई ना। मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, अगर मैं किसी को आइडेंटिकल बोल रही हूँ तो मतलब दोनों का सर्किल है, दोनों कैसे हैं, सर्किल है, तो हम कहेंगे आइडेंटिकल है। लेकिन अगर इनडिस्टिंग्विशेबल बोलूं और मैं कह रही हूँ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ये दोनों, लेकिन ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि एक सर्किल 5 mm का है तो दूसरा कितने mm का है, 4 mm का पार्टिकल है, तो दोनों का साइज में डिफरेंस होने की वजह से वो एक जैसे हो ही नहीं सकते, थोड़े से अलग हो गए। और जब वो थोड़े से अलग हो गए तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये, इनको देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि ये अलग है। एक बड़ी बॉल ले लो, एक छोटी बॉल ले लो, दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों बॉल्स ही बोलोगे तुम लोग, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से भिन्न है ये बता दोगे, है ना। तो यही बात है। तो मान लो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, मतलब सबके साइजेस अलग अलग हैं लेकिन सब सर्किल हैं, ठीक है, और वो 6 पार्टिकल हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, अब ऐसी कंडीशन के लिए हम W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन माइक्रोस्टेट ही तो देख रहे हैं, हमें W की वैल्यू ही तो निकालनी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, अरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा ऑक्यूपेशन नंबर के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, आप याद रखना, जिसमें हमने 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए हैं, तो ऑक्यूपेशन नंबर आपको दिया हुआ है 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 ऑक्यूपेशन नंबर दिया हुआ है इसका, ठीक। एंड m की वैल्यू क्या है 4। अब देखो 4 माइक्रोस्टेट्स हैं, और ऑक्यूपेशन नंबर आपको दिया हुआ है। फाइंड s इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है s इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू, मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू। तो इसको निकालने के लिए, एंट्रोपी निकालने के लिए, भाई के बी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो सबको पता होता है वैल्यू इसका, W की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो W की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n फैक्टोरियल जो कि आइडेंटिकल हैं, दीज आर आइडेंटिकल, मैं यहाँ आई लिख देती हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, पाई एन आइंथ लेवल फैक्टोरियल। तो पाई इन आइंथ लेवल फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी, ओके, और nth फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप वैल्यू डालो, आपको ऑप्शंस दिए मैंने, आंसर बताना है आपको, के बी एल एन 6, के बी एल एन 12, के बी एल एन 60, के बी एल एन 720, आंसर क्या होगा, आंसर W इज इक्वल टू 60 आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बता रखा है कि ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम अल्टीमेटली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो n फैक्टोरियल में क्या हो गया, कितने पार्टिकल हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, ये n का मतलब आइडेंटिकल है, 6 पार्टिकल हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एबीसीडी, क्या भाई कितने माइक्रोस्टेट है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith माइक्रोस्टेट, तो कितनी माइक्रोस्टेट है 1 2 3 4, तो चारों को लिख देंगे। और पाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यू आर मल्टीप्लाइंग देम एबीसीडी, ओके। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आप इनको करो, और फैक्टोरियल के साथ करना है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपने 6 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा, फिर आपका आया a की वैल्यू क्या थी, भाई a की वैल्यू 0 थी, तो हमने 0 फैक्टोरियल लिखा, फिर b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 थी क्या, हाँ 1 2 3 उल्टे चल, देखो ना,
0 1 2 3, राइट। तो आपने ये क्या करा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व करोगे, आपको पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने सीधा 0 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दिया, 1। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 2 आ गया, और आप देख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 30 इंटू 2 दैट इज 60। आंसर आ गया 60। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो अगर ये ऑप्शन आ जाता है, नेट पे ये क्वेश्चन आ चुका है और इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, तो आप किस पे टिक करोगे, सी पे करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि W की वैल्यू क्या आ रही है, 60 आ रही है। तो KB ln 60, जिससे एंट्रोपी की वैल्यू निकल गई। क्लियर। तो हमने W निकाल लिया, W के बेस पे हमने फाइंड क्या कर लिया, S इज इक्वल टू KP ln W। तो ये पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है किसकी, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की। क्लियर। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की पार्ट 1 में। पहले हम देखेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या है। हम जानते हैं जिनको हम भिन्न नहीं कर सकते, जो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते, तो उसमें हम W की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमें निकालना है W, मतलब कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है उस पार्टिकल के माइक्रो स्टेट्स में, और जिसके आधार पे एंट्रोपी निकलती है। तो अल्टीमेटली हमें W के लिए फॉर्मूला निकालना है और W की वैल्यू निकालनी है। तो पहली कंडीशन लगाते हैं हम, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, पार्टिकल माइक्रो स्टेट में कहीं पे भी रह सकता है। और उसके लिए जो फॉर्मूला एग्जांपल हमने ये लिया था, इसके बेसिस पे जो फॉर्मूला लगा था वो ये लगा था हमारा, हम अच्छे से जानते हैं। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन के लिए। और जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। एक, 1 स्टेट हैज 1 पार्टिकल, दूसरा हमें रखना है डीजेनेरेसी, तीसरा हमें देखना है आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल में डिफरेंस। ये 3 पॉइंट इसमें देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, सबके फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, इसको सॉल्व करना घर में। और इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी मतलब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा पार्ट 1 का इनडिस्टिंग्विशेबल की कंडीशंस के बारे में, W की वैल्यू निकालना और आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल में डिफरेंस देख लिया, एंट्रोपी की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया एग्जाम्पल से, जो नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में, आगे हम देखेंगे असेंबल्स के बारे में। दैट इज द सेकंड पार्ट। ये मैं पीपीटी आपको दिखा दे रही हूँ, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पार्ट 2 है। और इसमें हम असेंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि असेंबल्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, और इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम पार्शियल फंक्शंस को, पार्टीशन फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।